नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। नारी के नाम पर पक्ष विपक्ष काम पर महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन लोकसभा से पास नहीं हो पाया, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष पर प्रधानमंत्री के सीधे हमले ने आग में घी का काम किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सीधा महिला विरोधी होने, बिल को लटकाने के आरोप लगाए हैं। तो इस नैरेटिव को ध्वस्त करने पूरा विपक्ष आज सड़क पर उतर गया और दिल्ली से लेकर यूपी और चुनावी राज्य बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराव दिखी। नारी का ये अपमान, नारी का ये अपमान, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, लागू करो, लागू करो, अभी करो, अभी करो, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 महिला आरक्षण कानून लागू करो, कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। महिला आरक्षण पर आर पार तेज हुआ वार पलटवार। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा अब सड़क पर आ गया। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और तमाम नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और बीजेपी पर महिला आरक्षण की आड़ में सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय तक जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की तानाशाही, दिल्ली सरकार की बसों पर बिल्कुल घेरेंगे। हम महिला विरोधी सरकार को टिकट नहीं रहने देंगे। महिला आरक्षण कानून लागू करा के रहेंगे। 543 देख लीजिए पुलिस के दम पर लोकतंत्र की आवाज लागू करना पड़ेगा आज और अभी। 543 सीटें, बस 33% दे दीजिए हमें दे दीजिए। बिल्कुल 2 ही मांगे हैं। महिला आरक्षण कानून लागू करो आज और अभी करो। नहीं, बिल्कुल हम इस भाजपा सरकार को बेनकाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बच के नहीं निकलने देंगे। वो कह रहे हैं महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई, हम आपको हत्या करने ही नहीं देंगे। हम बच्चियों को गर्व से बताते हैं भ्रूण हत्या से। हम महिला आरक्षण कानून का भ्रूण भी खत्म करना चाहते हैं। परिसीमन भी एक मुद्दा था। नहीं, हम तो कह रहे हैं 26-27 में जातिगत जनगणना, उसके बाद परिसीमन, उसके आधार पर तब करिएगा। आज क्यों वंचित रख रहे हैं? आज रोड़ा क्यों अटका रहे हैं जातिगत जनगणना और परिसीमन का? वो जब होगी तब होगी। आज हमें आरक्षण दीजिए। 543 सीटों में मुझे मेरा हक चाहिए। कांग्रेस यहाँ रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, सड़कों पर आएगी आधी आबादी। अब आप देखिए तो सही, सरकार जहाँ जाएगी उसको घेरने का काम महिला कांग्रेस और कांग्रेस की करेगी। बिल्कुल ये तस्वीर है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं तमाम जो प्रोटेस्टर थे अब उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और कहा यह गया था कि एक तय समय था जिनको यहाँ प्रोटेस्ट करना था, लेकिन एकाएक अब पुलिस ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना होगा। भारतीय न्याय संहिता 163 यहाँ लगाई जा चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और साफ किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन इस बिल को 2026 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाए, न कि 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2011 की जनगणना में ओबीसी का डेटा उपलब्ध नहीं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है। और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है।
और अगर आप सचमुच में वुमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास वुमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर हक छीनने का आरोप लगाया तो पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैली करके कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरे विपक्ष को घेरा, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर बिल को रोका, पास नहीं होने दिया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। बंगाल में पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी रही, लेकिन ममता बनर्जी ने बिना लाग लपेट किए पीएम मोदी पर पलटवार किया, महिला आरक्षण पर घेर लिया और कहा कि लोकसभा में हमारे 37.9% और राज्यसभा में 46% सदस्य महिलाएं। टीएमसी महिला आरक्षण का समर्थन करती। महिला দেখাচ্ছেন আমায় 98 সাল থেকে লড়ছি, বাংলাকে ভাগ করা সহ সব রাজ্যকে ভাগ করার কথা। 541টা কেন্দ্রে উনি জিততে পারবেন না, তাই 850টা কেন্দ্র করার জন্য এটা ছিল পেছনের গেম, মেঘের পেছনে মেঘের আড়াল। তাই কালকে আমি ইলেকশন থাকা সত্ত্বেও আমার 21 জন এমপিকে পাঠিয়েছিলাম, তার কারণ ওটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল, দেশ ভাগ করতে আমরা দেব না। बंगाल में जहां चुनावी घमासान महिला आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ गया है, पीएम मोदी और ममता आमने सामने आ गई, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधी आबादी के हक को लेकर लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस टीएमसी पर हमला बोला तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया। इस देश में एक अलायंस काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं एंटी वुमेन अलायंस, और टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और एसपी ने जिस प्रकार से महिलाओं को, हमारी माता बहनों को जो अधिकार दिलाने का बिल आया था नारी बंधन अधिनियम के तहत, उसको रोककर हमारी माताओं बहनों को जो उन्होंने अधिकार से वंचित किया है, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि माता बहनों का अपमान का बदला पश्चिम बंगाल की माता बहनें भी लेंगी और पश्चिम बंगाल का युवा और हर व्यक्ति लेगा। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे, 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक काम करेगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्र से लेकर राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार तेज हो गया। राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया तो कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस, टीएमसी, टीएमके इन्होंने क्या किया है? ये कभी नहीं चाहते हैं। नारी शक्ति, इसका उनको एक एक बात का जवाब देंगे। 21वीं सदी में जो माता बहनें पूरी तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदल रही है, उनके सहयोगी दलों की मानसिकता नहीं बदल रही है, नारी शक्ति उनको एक एक बात का जवाब देगी, एक एक बात का बदला देगी। इन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया, देश भर की महिलाओं को भड़काने का काम किया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने उसको एक्सपोज कर दिया, देश को बचा लिया, क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे आते रहे, जैसे चाइना और रशिया में होता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मांग की है कि 2023 में पास महिला आरक्षण बिल को ही संशोधित कर
पास किया जाए और 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी इसे परिसीमन के साथ लागू करना चाहती, जिसको लेकर फिलहाल सियासी घमासान थमने के आसार नहीं। यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया। जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में घमासान, चीर हरण और लक्ष्मण रेखा तक आ पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई, जुबानी तीरों की बौछार तेज हो गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने बिल का विरोध किया उनके खिलाफ आधी आबादी के मन में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगा। टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। सीएम योगी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में बिल पास न हो पाना सरकार की बदनीयती की हार है और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, इसलिए जल्दबाजी में महिला आरक्षण बिल को लाया गया। इस संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। अखिलेश यादव ने संसद में भी जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही। माना जा रहा है कि अखिलेश ने जिस तरह जातीय दाव खेलकर बीजेपी पर हमला बोला, वो 27 का सियासी समीकरण तय कर सकता है। महिला आरक्षण से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो महिला आरक्षण के बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन की घेराबंदी में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पीडीए में अब एक का मतलब आधी आबादी भी है। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस सबसे बड़े वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी तकरार शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तुकबंदी वाली 2 लाइन सुनाकर भी बीजेपी पर तीखा तंज कसा। कहा कि हमारे मन में इसलिए रोष है क्योंकि इस बिल में दोष है। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर में केवल वोट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है और आधा अधूरा बिल लाकर नारी को सिर्फ नारा बनाने की कोशिश कर रही है। महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे।
अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को 95% पीडीए महिलाओं के खिलाफ भी बताया और पीडीए दांव भी चल दिया। बीजेपी जानती है कि अगर 27 में अखिलेश ने इस मुद्दे को भुनाया तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी भी आक्रामक हो गई। कांग्रेस, सपा और एनडी के जितने भी अलायंस है, इस बात से वो डरते हैं कि जिस दिन घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवारवाद का अंत हो जाएगा। इस नाते इस बिल का विरोध कर। जहां तक मुस्लिम महिलाओं का सवाल है, ये बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान द्वारा ही कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इस विषय को उठाते हैं ताकि किसी तरह से महिला आरक्षण बिल टले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने 27 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिला और ओबीसी आरक्षण को जोड़ने की मांग की, क्योंकि इससे उसका MY समीकरण साधा जा सकता है। बिल गिरने से अखिलेश यादव अब इस मुद्दे की धार तेज करने में जुट गए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। उससे पहले महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा सियासी फिजा में फैल गया। बंगाल में ममता बनर्जी को बिल गिरने से ऑक्सीजन मिल गई। टीएमसी ने उन सीटों पर आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में मजबूत स्थिति में रही थी। उत्तर बंगाल में 54 सीटें हैं और यहां 2021 में बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी यहां टीएमसी पिछड़ गई थी। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर टीएमसी ने घर घर जाकर प्रचार अभियान तेज कर दिया। परिसीमन बिल को देश को तोड़ने की बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है ताकि टीएमसी के पक्ष में वोट पड़ सके। ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में भी परिसीमन के मुद्दे को उठा रही और बीजेपी पर हमलावर है। कह रही हैं अगर बिल पास हो जाता तो उत्तर बंगाल के कई जिलों का अस्तित्व खत्म हो जाता। কালকে মহিলা বিল নয়, ওই বিলের সাথে জুড়ে দিয়েছিল ডিলিমিটেশন। মানেটা কি জানেন? আপনাদের কেন্দ্রগুলো ভাগ ভাগ করে বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভঙ্গ করার পরিকল্পনা, ওটাকে আমরা উল্টে দিয়েছি এবং মোদি বাবুর পতন শুরু হয়ে গেছে। बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में स्टैलिन ने परिसीमन के साथ अब तक अस्मिता को मुद्दा बना लिया। डीएमके कार्यकर्ता घर घर जाकर परिसीमन बिल के मुद्दे पर सीएम स्टैलिन के जीत के पर्चे बांट रहे हैं। डीएमके प्रचार कर रही है कि अगर परिसीमन बिल पास हो जाता तो उनका प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के मुकाबले संसद में कम हो जाता। द्रविड़ गौरव के लिए डीएमके सरकार जरूरी है। डीएमके के इस स्टैंड से बीजेपी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही। जो बीजेपी अब तक आक्रामक दिख रही थी वो अपने तमिल कैडर को समझा बुझाकर डैमेज कंट्रोल में जुटी। परिसीमन से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं था, ये बताने में लगी। We were ready to bring an official amendment to make sure that the seats are increased in proportion to the current seats. Stalin is spreading a false narrative. M.K. Stalin is a liar. He has lied to the people of Tamil Nadu. महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन का बिल जोड़ना मोदी सरकार के लिए इतना भारी पड़ जाएगा बीजेपी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसी को लेकर एकजुट हो गया और संसद में पहली बार सरकार को बड़ा झटका दे दिया। चुनावी राज्यों में यह मुद्दा फिलहाल गरमाया है। अब देखना होगा कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।